स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 विच इज लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स का मीनिंग समझ लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले है वो वर्ड है लीनियर। अगर मैं आपसे कहूं कि लीनियर वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या होता है, तो लीनियर मीन्स हैविंग डिग्री 1, मतलब ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें डिग्री जो हो 1 हो, वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए। और डिग्री वर्ड से हम लोग क्या मतलब समझते हैं? डिग्री हम लोग ऑलरेडी 9th क्लास में समझ चुके हैं। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। जैसे कि अगर इसका मैं एग्जांपल दूं, एग्जांपल गिवन, मैंने लिखा 5x प्लस 9, तो ये एक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है? आपके पास x है वेरिएबल। अब इस x की पावर कितनी है? पावर है इसकी 1, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी वेरिएबल की? यहाँ पे 1 हो गई, तो इसको मैं कहूंगी एक लीनियर एक्सप्रेशन। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा कोई एग्जांपल दूं, 2y² प्लस 5y प्लस 12, ये एक एक्सप्रेशन मैंने आपको दे दिया। तो इसमें y जो है वो वेरिएबल है, और आप देखिए कि y कितनी बार आया है, यहाँ पे 2 बार y आया है। एक बार ये है और एक बार ये है। दोनों में पावर को कंपेयर कीजिए। यहाँ पे जो पावर है वो है आपकी 2 और यहाँ पे जो पावर है वो है 1। तो दोनों में से जो हाईएस्ट पावर होगी उसको डिग्री कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो डिग्री है इस एक्सप्रेशन की वो है आपकी 2। पावर 2 होने की वजह से इसको मैं एक लीनियर एक्सप्रेशन नहीं कह सकती, इसको मैं कहूंगी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लीनियर का मतलब ही होता है हैविंग डिग्री 1। इसका मतलब है सबसे पहले आपके एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो आपकी 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर 1 से ज्यादा होगी तो वो लीनियर नहीं कहलाएगा। तो लीनियर। इसके बाद आता है ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल्स टू का साइन हो उसको हम एक्सप्रेशन ना कह के क्या कह देंगे? इक्वेशन कह देंगे। जैसे कि ऊपर मैंने जो एग्जांपल लिया है लीनियर का, लीनियर एक्सप्रेशन का, इसी से चेक करते हैं कि अगर मेरे पास 5x प्लस 9 है तो इसको मैं क्या कहूंगी? इसको मैं कहूंगी एक लीनियर एक्सप्रेशन। लेकिन जैसे ही मैं इसको इज इक्वल्स टू 0 लगा दूं तो ये क्या बन जाएगी? एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पूरे चैप्टर में हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस दे रखी होंगी जिनमें हाईएस्ट पावर होगी 1, और कितने वेरिएबल होंगे? 2 वेरिएबल होंगे। वेरिएबल से क्या मतलब समझते हैं आप? वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती रहे, चेंज होती रहे। तो वो वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई यू वी जनरली हम लोग लेते हैं। तो इस तरह की इक्वेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो लीनियर हो और जिनमें 2 वेरिएबल हो। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन जनरल फॉर्म समझने से पहले एक चीज रिवाइंड कर लेते हैं कि हमें पता है अगर मेरे पास कोई भी एक इक्वेशन है 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और मैं आपसे कहूं कि इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इजीली फाइंड कर लेते हैं। कैसे? 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/5 एंड आंसर इज 2। तो x की वैल्यू आपने इजीली फाइंड कर ली 2। लेकिन क्योंकि एक ही वेरिएबल था इसलिए सफिशिएंट थी एक इक्वेशन। अगर हमारे पास एक की जगह 2 वेरिएबल आ जाए या 2 से ज्यादा वेरिएबल आ जाए तो जितने हमारे पास वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशंस हमको चाहिए होती है उसको सॉल्व करने के लिए। जैसे कि अगर मेरे पास दूसरी कोई इक्वेशन 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, इस तरह की कोई इक्वेशन हो, तो मैं आपसे कहूं कि x और y जो वेरिएबल है इसमें उनकी वैल्यू फाइंड कीजिए, तो क्या आप कर सकते हैं इससे वैल्यू फाइंड? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वेरिएबल 2 है लेकिन इक्वेशन 1 है। लेकिन अगर इसको सॉल्व करना है मुझे x और y की वैल्यू के लिए, तो मुझे आपके पास यहाँ पे दूसरी इक्वेशन भी देनी पड़ेगी। तो जब मेरे पास 2 इक्वेशन होंगी तब हम इसको सॉल्व करने का सोच सकते हैं। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है? कि ये पता चल रहा है कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं हमें एटलीस्ट उतनी इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है उसको सॉल्व करने के लिए।
अब आते हैं इसकी जनरल फॉर्म पे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म पे। तो जनरल फॉर्म में क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो हमारे पास दो वेरिएबल होंगे, तो इक्वेशंस भी कितनी होंगी जनरल फॉर्म में, दो इक्वेशन होंगी। इसकी जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन हमारे पास होंगी, और दो इक्वेशन क्यों होंगी ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूं, क्योंकि दो वेरिएबल है इसलिए आपके पास इक्वेशन भी दो होंगी। यहाँ पे जो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 है ये कोई न्यूमरल होंगे। तो जनरल इक्वेशन हमें पता चल चुकी है। अब जनरल इक्वेशन क्या एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि कोई इसका एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2x प्लस 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, या मैंने दूसरा एग्जाम्पल आपको दे दिया 3x प्लस 5y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से आपको दो इक्वेशन इसमें दे रखी होंगी। पूरे चैप्टर में जब भी हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन होंगी और दो वेरिएबल होंगे, और इन दोनों वेरिएबल की हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी। यहाँ पे आप देख सक रहे हैं कि x के जो कोफिशिएंट है वो नंबर्स हैं, इसी तरीके से y के कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो इस तरह की इक्वेशन आपको पूरे चैप्टर में मिलेंगी। अब जनरल इक्वेशन से जो बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जनरल इक्वेशन से क्या क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं वो देख लेते हैं। अगर उन्होंने कहा कि आपको कोई इक्वेशन दे दी, ये आपको कोई इक्वेशन उन्होंने दे दी, तो इससे वो क्या पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं आपको कि कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक तो आप ये बोल सकते हैं, और दूसरा क्या कह सकते हैं कि ऑल्सो राइट डाउन दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई एंड दी कांस्टेंट टर्म। तो आपको क्या करना है, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मुझे राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा, 0। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप चेक करेंगे कि क्या हर टर्म के बीच में पॉजिटिव साइन है, और अगर पॉजिटिव साइन है तो ठीक है, नहीं है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2x, इसको मैं लिख सकती हूँ प्लस माइनस 5y प्लस माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप ये जो आपके पास इक्वेशन अब आई है वो आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म में है। अब इसमें अगर मैं x का कोफिशिएंट कहूँ आपको तो आप कहेंगे 2, y का कोफिशिएंट हो जाएगा -5 और कांस्टेंट टर्म हो जाएगी -12। तो इस तरह का एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे जनरल फॉर्म से पूछा जा सकता है। सोल्यूशन फाइंड करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कितने तरह के सोल्यूशंस होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, दो तरह के बेसिकली सोल्यूशन होते हैं। एक होता है कंसिस्टेंट और एक होते हैं इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इसमें से भी कंसिस्टेंट जो होते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं। कंसिस्टेंट होते हैं इंडिपेंडेंटली कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट। कैसे पता चलेगा कि कोई भी सोल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशन दे रखी होंगी। उन कंडीशंस के बेसिस पे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो क्या कंडीशन है इंडिपेंडेंट होने के लिए? अब हमें ऑलरेडी पता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। तो इसमें अगर मैं इंडिपेंडेंट के लिए कहूँ, इंडिपेंडेंटली अगर कंसिस्टेंट कोई होगा तो कंडीशन क्या होगी उसके लिए? उसके लिए कंडीशन होगी कि a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल b1 अपॉन b2। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब है कि x के कोफिशिएंट जो है a1 और a2, इनका रेशियो जो होगा वो b1 अपॉन b2, मतलब b1 और b2 के रेशियो के
इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है तो इसको हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट भी कौन से टाइप का? इंडिपेंडेंटली कंसिस्टेंट। डिपेंडेंटली कंसिस्टेंट में क्या होता है कि A1/A2 इक्वल आता है B1/B2 के और इक्वल आता है C1/C2 के। इसका मतलब है कि तीनों x के कोफिशिएंट का रेशो, y के कोफिशिएंट्स का रेशो और कांस्टेंट टर्म का रेशो इक्वल आना चाहिए। अगर ये तीनों इक्वल होंगे तो उससे हम लोग कह देंगे डिपेंडेंटली कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन होती है? इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन है कि A1/A2 तो इक्वल होगा B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल होगा C1/C2 के। इसका मतलब है कि यहाँ पे तो हो रहा है कि x के कोफिशिएंट का रेशो और y के कोफिशिएंट का रेशो इक्वल नहीं है। यहाँ पे क्या है? तीनों रेशोज इक्वल है, लेकिन इनकंसिस्टेंट में x के कोफिशिएंट का रेशो तो इक्वल होगा y के कोफिशिएंट के रेशो के, लेकिन वो नॉट इक्वल होगा कांस्टेंट टर्म के रेशो के। तो इस तरह का जब कंडीशन हमारे पास आएगी तो उसको वहां पे जो हमारा सोल्यूशन होगा वो होगा यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन से क्या मतलब होता है? यूनिक सोल्यूशन से मतलब होता है कि एक x की वैल्यू आएगी और एक y की वैल्यू आएगी। यहाँ पे जो डिपेंडेंटली कंसिस्टेंट होंगे वहां पे आपका आता है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इसका मतलब है कि x की भी इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है और y की भी इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। और जो इनकंसिस्टेंट होता है वहां पे हम सॉल्व नहीं कर पाते, x और y की वैल्यू हमारे पास रियल वैल्यूज नहीं आएंगी, तो नो सॉल्यूशन। तो जब इंडिपेंडेंटली कंसिस्टेंट वाली कंडीशन आएगी तो वहां पे हम लोग कह देंगे कि यूनिक सोल्यूशन है। इसका मतलब x और y की एक एक वैल्यू आएगी। जब आपके पास डिपेंडेंटली कंसिस्टेंट है तो आपके पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आएंगे, और जब इनकंसिस्टेंट होगा तो वहां पे नो सॉल्यूशन आएगा। ग्राफिकली अगर हम इसको समझें तो ग्राफिकली जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे इंडिपेंडेंटली कंसिस्टेंट का, मतलब हमारे पास जब इस तरह की इक्वेशन होंगी जहां पे ये रेशियोज इक्वल नहीं होंगे तो उसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास इस तरह की किसी एक पॉइंट पे कट करने वाली इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। इंटरसेक्टिंग, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर डिपेंडेंटली कंसिस्टेंट में देखें तो यहाँ पे जो लाइन बनेगी वो कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, मतलब दोनों लाइंस एक के ऊपर एक आएंगी। यहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कितने टाइम्स कट कर रही है? इनफाइनाइट टाइम्स कट कर रही है। इसका मतलब x और y की भी हमें कितनी वैल्यू मिल रही है? इनफाइनाइट वैल्यूज। तो यहाँ पे जो आएगी वो आएगी कोइंसिडेंट लाइन। और नो सॉल्यूशन में जो लाइंस हमारी बनेंगी वो बनेंगी पैरेलल, मतलब एक दूसरे को वो कहीं पे भी कट नहीं करेंगी। तो पैरेलल लाइन जब कट नहीं कर रही है तो वहां पे x और y की हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जो आएंगी वो आएंगी पैरेलल लाइंस। तो आपको ये चार्ट याद रखना है, ये कंडीशंस याद रखनी है कि कंसिस्टेंट के लिए कंडीशन क्या है, डिपेंडेंट के लिए और इंडिपेंडेंट के लिए अलग अलग, और इनकंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन है। यहां से मुझे सीधे सीधे पता चलता है कि कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जहां पे आप एटलीस्ट कोई एक वैल्यू x और y की फाइंड कर सकें। अगर आपके पास एटलीस्ट एक वैल्यू पता चलती है x और y की तो वो हो जाएगा कंसिस्टेंट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन आ रहा है और यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, लेकिन कम से कम एक वैल्यू तो आ रही है x और y की, तो इनको कह देंगे हम लोग कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट में आप सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे नो सोल्यूशन जहां पे भी आएगा उस तरह का केस क्या कहेंगे हम लोग? इनकंसिस्टेंट कहेंगे। जहां पे भी पैरेलल लाइन आएंगी तो वहां पे हम सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको कहेंगे हम लोग इनकंसिस्टेंट। तो ये डिफरेंस है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में। कंसिस्टेंट में आप लोग को कम से कम एक वैल्यू x और y की मिलेगी, लेकिन इनकंसिस्टेंट में आप x और y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। जब आप कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझ जाएंगे तो यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। पहले तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, जिसमें आपको फाइंड करना होता है कि वेदर द सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो आप सिंपली क्या करेंगे, वहां पे रेशियो को कंपेयर करेंगे और फाइंड कर लेंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए आपको तीनों कंडीशन लर्न होनी चाहिए।
और दूसरे तरह के क्वेश्चंस क्या होंगे जिसमें उन्होंने कह रखा होगा ऑलरेडी कि ये कंसिस्टेंट है, नो सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन है, या फिर इसका यूनिक सोल्यूशन है, और आपको वहाँ पे कोई अननोन कोफिशिएंट दे दिया होगा एक्स और वाई का, तो वो आपको फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले तरह के क्वेश्चन करके देखते हैं कि आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको बस रेशियो कंपेयर करना है और बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे सारे कोफिशिएंट लिख लेते हैं, A1 A2 B1 B2 और C1 C2। A1 x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में विच इज 2, A2 x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में विच इज 4, B1 क्या है आपके पास पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट विथ साइन हम लोग लेंगे -3 एंड B2 इज 7, C1 इज 5 एंड दिस इज 15। अब आपको A1 A2 B1 B2 और C1 C2 सारे आपने लिख लिए हैं। रेशियो कंपेयर कर लेते हैं, A1 अपॉन A2 फाइंड करते हैं। तो A1 क्या है आपके पास 2 एंड A2 है 4, तो 2 अपॉन 4। रेशियो आपका क्या आया, सिंपल रेशियो इज 1/2। ऐसे ही B1/B2 फाइंड करते हैं, तो B1/B2 आपके पास क्या आ रहा है, B1 है -3 अपॉन 7 विच इज ऑलरेडी अ सिंपल रेशियो। इससे ज्यादा सिंपल हम इसे नहीं कर सकते। तो आप कंपेयर करेंगे कि क्या A1 अपॉन A2 B1/B2 के इक्वल आया, नहीं आया। तो सिंस A1/A2 is not equals to B1/B2, therefore given pair of equation has consistent or inconsistent। नॉट इक्वल में क्या आता है, कंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्टिंग ग्राफ आपका बनता है और यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, तो देयरफॉर कंसिस्टेंट। अब दूसरा क्वेश्चन इसी के बेसिस पे दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर मैंने इक्वेशन दी आपको x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और दूसरा 2x प्लस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे सारे कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म लिख के देखते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 इज इसके आगे 1 होगा यहाँ पे, तो 1, A2 इज 2, B1 इज 3, B2 is 6, C1 -7 और C2 12। सारे कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट हम आपने लिख लिए। अब रेशियो चेक करते हैं, A1/A2 फाइंड करते हैं, 1/2 जो ऑलरेडी एक सिंपल रेशियो है। B1/B2, तो B1/B2 आ रहा है 3/6, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 1/2। अब क्योंकि A1/A2 और B1/B2 इक्वल आए हैं, इसलिए हमें C1/C2 को भी चेक करना पड़ेगा। तो C1/C2 ये है आपके पास -7/12, जो कि इनके इक्वल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। हम लिखेंगे कि सिंस A1/A2 is equals to B1/B2 but not equals to C1/C2, क्योंकि पहले दो तो इक्वल है रेशियो, लेकिन तीसरे के इक्वल नहीं है, और ये किसकी कंडीशन होती है, therefore inconsistent। solution is inconsistent। पैरेलल लाइन आएंगी यहाँ पे, जब आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे आएंगी पैरेलल लाइंस। तो इस तरह के क्वेश्चन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये वाले, जो कि 1 मार्क में या 2 मार्क में आ जाते हैं। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आपको चेक करना आ गया है। इसके बेसिस पे आप आपके एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप इजीली कर सकते हैं। उसमें बस आपको रेशियो कंपेयर करना है और पता चल जाएगा वेदर द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब दूसरे तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें वो क्वेश्चन क्या होंगे, आपको कोई अननोन कोफिशिएंट दे रखा होगा और वो आपको फाइंड करना होगा। वो स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन आपको दे रखा होगा जैसे ऑलरेडी कह रखा है कि आपकी जो इक्वेशंस है इनके जो सोल्यूशन आएगा वो यूनिक सोल्यूशन के लिए आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप अगेन रेशियो कंपेयर करेंगे फॉर यूनिक सोल्यूशन क्या कंडीशन होती है, a1 by a2 should not be equals to b1 by b2। तो आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे, आप a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, x का कोफिशिएंट विच इज 2 अपॉन, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4, a1 अपॉन a2। पहले वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट और दूसरी वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट -3 और अपॉन यहाँ पे k। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू पता करेंगे। तो k क्रॉस, इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू k हो जाएगा इज नॉट इक्वल्स टू 2 इंटू -3 विच इज -6। जो नॉट इक्वल्स का साइन होता है ये भी इक्वल्स टू की तरह ही सॉल्व करते हैं इसको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जब 2 इंटू -3 करेंगे तो ये आ गया -6। तो k की वैल्यू आ रही है नॉट इक्वल्स टू -6। इसका मतलब है कि k की वैल्यू -6 नहीं होनी चाहिए। अगर -6 हुई तो यूनिक सोल्यूशन नहीं आ पाएगा इसका। तो k की वैल्यू आपकी -6 के अलावा कोई भी दूसरी वैल्यू, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ k अदर देन -6 given equations has unique solution। इसका मतलब है कि k की वैल्यू -6 के अलावा आप कोई भी और दूसरी वैल्यू रखेंगे तो इन पेयर ऑफ इक्वेशन की क्या आएगी आपके पास, यूनिक सोल्यूशन आएगा। इसका मतलब हुआ k की किसी भी दूसरी वैल्यू के लिए, -6 के अलावा किसी भी दूसरी वैल्यू के लिए गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस के यूनिक सोल्यूशन आएंगे आपके पास। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए आपको कंडीशन याद होनी चाहिए, और जब आपको कंडीशन याद होगी तो आप वहां से वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो भी अननोन कोफिशिएंट आपको दे रखा होगा। एक बार चेक करते हैं कि अगर यहाँ पे -6 होता तो ये हो जाता 2/4 विच इज 1/2, -3 - -6 अगेन 1/2। तो वहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाती, a1 by a2 और b1 by b2 के नॉट इक्वल नहीं आता बल्कि इक्वल हो जाता, तो वो यूनिक सोल्यूशन नहीं बन पाता। तो इसका मतलब है कि -6 के अलावा कोई भी दूसरी वैल्यू अगर आप यहाँ पे k की रखेंगे तो ये दोनों रेशियो a1 by a2 और b1 by b2 रेशियो नॉट इक्वल आ जाएंगे, और जब नॉट इक्वल रेशियो आता है तो वहां पे सोल्यूशन किस तरह का होता है, यूनिक सोल्यूशन। एक और क्वेश्चन हम k के लिए सॉल्व करके देखते हैं, लेकिन इस बार कंडीशन चेंज कर देंगे। Find the value of k for which given pair of equations has infinite many solution के लिए चेक करते हैं। तो ये दो इक्वेशन अगर आपको दे रखी है और इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें की कंडीशन आपको दे रखी है कि गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यहाँ पे फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन आपको कंडीशन याद होनी चाहिए अगेन, a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए और इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। a1 की जगह है आपके पास k अपॉन k, a2 की जगह है आपके पास अपॉन 12, b1 is 3, b2 is again k, c1 k minus 3 and c2 is k। यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली है, वो ये कि जो कांस्टेंट टर्म्स है आपकी दोनों इक्वेशंस में, पहली वाली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म हो गई k minus 3 और दूसरी वाली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म हो गई k, या तो वो
इक्वल टू के राइट हैंड साइड होनी चाहिए दोनों, या फिर दोनों लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप पहले उन इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या तो दोनों को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे या फिर दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। यहाँ ऑलरेडी ये दोनों राइट हैंड साइड में थी तो हम लोगों ने इसको चेंज नहीं किया, लेकिन बाई चांस अगर ये k माइनस k होता इज इक्वल टू 0 तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस k को राइट हैंड साइड में पुट करते हैं, पहले इसको राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि ये दोनों के दोनों कांस्टेंट हम राइट हैंड साइड में है तो अब इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि दोनों के दोनों कांस्टेंट हम राइट हैंड साइड में है तो अब ये दोनों इक्वेशन एक ही फॉर्म में है। अब यहाँ देखिए आपके पास 3 टर्म मिली है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। एक बार हम फर्स्ट टर्म को इक्वल रखते हैं सेकेंड टर्म के बराबर, एक बार हम फर्स्ट टर्म को और सेकेंड टर्म को इक्वेट करते हैं। k by 12 is equals to 3 by k, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, k square is equals to 36 and the value of k will be plus minus 6। यहाँ से आपको k की वैल्यू आ जाएगी एक प्लस 6 और एक माइनस 6। अब दूसरी सॉल्व करते हैं, सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 अपॉन k इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगेन तो ये हो जाएगा 3k इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 3k को भी उधर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 3k, और ये माइनस 3k को अगर हम रिमूव करवाएंगे तो यहाँ पे माइनस 3k इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 6k। अब k कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा k माइनस 6। k कॉमन लेने के बाद हमारे पास k की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक आएगी k इज इक्वल टू 6 और एक आएगी k इज इक्वल टू 0। तो ये 2 वैल्यू हमारे पास आ गई, k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब है पहली 2 टर्म को इक्वेट करने पे हमें k की 2 वैल्यू मिलती है प्लस माइनस 6, और सेकेंड और थर्ड टर्म को इक्वेट करने पे भी हमें 2 वैल्यू मिलती है 0 एंड 6। इन दोनों में से जो कॉमन वैल्यू है वो आप k की वैल्यू लेंगे, तो k की वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है 6 और यहाँ पे भी दिख रही है 6। तो आंसर क्या लिखेंगे इसका, therefore for k is equals to 6 given pair of equation will have infinite many solution। ये चीज ध्यान रखनी है कि जो आपके दोनों में कॉमन वैल्यू आएगी उसी को आप k की वैल्यू लेंगे। तो for k is equals to 6 given pair of equation will have infinite many solution, ये आपका फाइनल कंक्लूजन आंसर होगा। All the good times just begun। We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life.